हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं गजल किसे कहते हैं, नज्म किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं और साथ ही साथ में मरसिया किसे कहते हैं। क्लास 10 उर्दू का जो एग्जाम होता है उसमें आपको गजल, मरसिया, कसीदा इनमें से किसी एक पर आपको नोट लिखना होता है। इनके बारे में डिटेल में आपको चीजें लिखनी होती हैं। तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, किन पॉइंट्स के सहारे आप इन पर एक बेहतरीन नोट लिख सकते हैं, आज के सेशन में इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गजल किसे कहते हैं। सबसे पहले गजल के बारे में, आमतौर पर गजल से शायरी की वह सिर्फ मुराद ली जाती है जिसमें औरतों से या महबूब से बातें की गई हो। गोया बुनियादी तौर पर गजल की शायरी इश्किया शायरी है। पहली लाइन देखिए, बहुत अहम है, इसे आपको जरूर याद रखना होगा। क्लियर है? आशिकाना मज़ामीन और गनायत गज़ल की ख़ास पहचान है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में दूसरे मज़ामीन भी दाखिल होते गए। आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़े सुखन है। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता, ये लाइन बहुत अहम है। इसीलिए सबसे ज्यादा याद रह जाने वाले अशार भी गजल के ही होते हैं। जिस तरह गजल में मज़ामीन की कैद नहीं, इसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। गजल में आमतौर पर 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन कई गजलों में ज्यादा अशार भी मिलते हैं। कभी कभी एक ही बहर और रदीफ काफिया में शायर एक से ज्यादा गजलें कह देता है। इसको दो गजला, सह गजला और चार गजला कहा जाता है। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो, मतला कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गजल में एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं। गजल बगैर मतला के भी हो सकती है। गजल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इस शेर को मक्ता कहते हैं। कभी कभी मतला या गजल के दरमियान भी किसी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन ऐसे शेर को मक्ता नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर मीर तकीबीर का ये मतला, फिर मौज हवा पेचा ए मीर नजीर, मीर नजर आई, शायद की बहार आई, जंजीर नजर आई, गजल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गजल या शाह बैत कहलाता है। याद रखिएगा, जिस गजल में रदीफ ना हो और शेर काफिए पर ही खत्म हो जाते हैं, उस गजल को गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नज्म किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, नज्म के माना इंतजाम, तरतीब या आराइश के हैं। आपके एग्जाम में नज्म के माना भी पूछे जा चुके हैं मारूजी सवालात में। आम और वसी मफहूम में ये लफ्ज नस्र के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। याद रखिएगा, इसमें तमाम असनाफ और सालिब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नस्र नहीं है। इस्तिलाही मानों में गजल के अलावा तमाम असनाफ में की जाने वाली शायरी को नज्म कहते हैं। लेकिन जब हम नज्म को बतौर मुनफरद शेरी सिन्फ के देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नज्म का एक मरकजी ख्याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज्म का ताना बाना बुना जाता है। याद रखिएगा, ख्याल का तदरीजी इर्तिका भी नज्म की एक खुसूसियत है। याद रखिएगा, ख्याल का तदरीजी इर्तिका भी नज्म की एक खुसूसियत है। तवील नज्मों में इर्तिका वाज़ेह होता है, जबकि मुख्तसर नज्मों में ये इर्तिका वाज़ेह नहीं होता और अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। नज्म के लिए ना तो हैयत की कोई कैद है और ना मौज़ूआत की, चुनांचा उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में भी नज़में कही गई हैं। नज्म को शोरा के यहाँ तरकीब बंद और तरजीह बंद की हैयत बहुत मकबूल रही है। याद रखिएगा, इन दिनों नज्म मुअर्रा, आज़ाद नज्म और नसरी नज्म की हैयत का चलन आम है। हैयत के एतबार से नज्म की 4 किस्में हैं। याद रखिएगा, देखिए पहले जो किस्म है वो है पाबंद नज्म। ऐसी नज्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो।
पाबंद नज्म कहलाती है। नए अंदाज की ऐसी नज़में भी जिनके बंदों की साख्त मुरवजा हैतों से मुख्तलिफ हो, या जिनके मिसरों में काफियों की तरतीब मुरवजा उसूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन उनके तमाम मिसरे बराबर हों और उनमें काफिए का इल्तिज़ाम पाया जाए, पाबंद नज़में कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं? ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफिए की पाबंदी ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। नोट कर लीजिएगा। कुछ लोगों ने उसे नज़्म आरी भी कहा है, आजकल उसे नज़्म आरा ही कहा जाता है। आगे देखिए, तीसरी किस्म है आज़ाद नज़्म। ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफिए की पाबंदी की जाती है और ना उसके तमाम मिसरे बराबर होते हैं, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं, ताहम इस नज़्म में बहर की पाबंदी की जाती है। नसरी नज़्म। नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतहों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ना तो रदीफ काफिए की पाबंदी होती है और ना ही वजन की। नोट कर लीजिए। आजकल नसरी नज़्म का रिवाज दुनिया की तमाम जुबानों में आम है। ये बात होगी गज़ल किसे कहते हैं और नज़्म किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कसीदा किसे कहते हैं हम लोग बात करने वाले हैं। तो याद रखेंगे, अरबी में कसीदा का मतलब दिलदार या गाढ़ा गूदा। कुछ उलमा के नज़दीक कसीदा जो है कस्द से बना है, क्योंकि शायर इरादा करके एक खास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फिक्रे शेयर करता है। तो ये देखिए, बात होगी कसीदा के लग़वी माना के बारे में। इसलिए इस सिन्फ शेर का नाम कसीदा करार पाया। उर्दू में कसीदा उस सिन्फ सुखन को कहते हैं जिसमें किसी की मदह या मजम्मत की जाए। ये लाइन आपको जरूर याद रखना होगा। लेकिन कभी कभी कसीदों में और भी मजमून बांधे गए हैं। उर्दू में आमतौर पर कसीदे को किसी मुरब्बी या बुजुर्ग की तारीफ बयान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। गजल की तरह कसीदे का पहला शेर हम काफिया होता है जो मतला कहलाता है, याद रखिएगा। बाकी अशार के दूसरे में से मतला के मुनासबत से हम काफिया होते हैं। कभी कभी कसीदे में एक से ज्यादा मतले भी होते हैं। गजल के बरअक्स ये जायद मतले उमूमन अशार के बीच में आते हैं। कसीदे में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं। गजल की तरह कसीदा भी हर बहर में लिखा जा सकता है। कसीदा के बारे में आम ख्याल है कि इसकी जुबान पुरशुकूह, इल्मी और बुलंद आहंग होती है। कसीदे के दर्ज झेल अज्जाए तरकीबी हैं। नंबर 1, तशबीब। असल मौजू यानी मदह या मजम्मत से पहले शायर तमहीद के तौर पर जो अशार कहता है उन्हें तशबीब कहा जाता है। इस हिस्से में बहार, शबाब व शराब, हुस्न इश्क, फ़लसफ़ा व हिकमत, वाज़ व नसीहत या इसी किस्म के किसी और मौजू से मुताल्लिक मज़ामीन नज़्म किए जा सकते हैं। नंबर 2 देखिए, गुरेज। जब शायर तमहीद से आगे बढ़कर मदह की तरफ आता है तो तशबीब और मदह के ताल्लुक या रब्त पैदा करने के लिए एक शेर या चंद अशार कहता है जिनसे पहले और तीसरे हिस्से के दरमियान किसी अजनबियत का एहसास बाकी नहीं रहता। उस रब्त व ताल्लुक पर मबनी अशार को इस्तिलाहन गुरेज कहते हैं। मोड़ का इस्तिलाही नाम गुरेज है। मदह या मजम्मत, ये कसीदे का असल जुज है। मदह आमतौर पर ममदूह के जाहो जलाल, अदल इंसाफ, शुजाअत व सखावत और इल्म फजल वगैरह की तारीफ मुबालगा आमेज़ अंदाज में की जाती है। साथ ही ममदूह के हाथी, घोड़े और तलवार वगैरह की तारीफ में भी अशार कहे जाते हैं। मजम्मत में उस शख्स की ज़ात से मुताल्लिक अयूब और बुराइयां बयान की जाती हैं। हुस्न तलब या मुद्दा चौथा है। कसीदे के इख्तितामी हिस्से से पहले शायर कभी कभी ऐसे अशार भी कहता है जिनका मकसद ममदूह से सिला, बख्शिश और एजाज़ इकराम हासिल करना होता है। इस जुज को हुस्न तलब या मुद्दा कहते हैं। आगे देखिए, दुआ। ये कसीदे का आखिरी जुज होता है। इसमें शायर अपने ममदूह की सेहत व सलामती और दराजी उम्र के लिए दुआ करता है। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा का मकाम सबसे बुलंद करार दिया जाता है। इस बात को आपको याद रखना होगा। इनके बाद ज़ौक़, गालिब और मोमिन के नाम आते हैं। उनके बाद के लोगों में मुनीर शिकवाबादी, नसीम दहलवी, मोहसिन काकोरी और अमीर मीनाई मशहूर कसीदा गो हैं। दक्कन में नुसरती उर्दू के अजीम तरीन शायरों और कसीदा निगारों में शुमार किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी इसके बाद में समझते हैं मरसिया किसे कहते हैं। बात हो गई नज्म के बारे में, गज़ल के बारे में, कसीदा के। अब मरसिया के बारे में बात करते हैं। याद रखिए, मरसिया जो लफ्ज़ रिसा से बना है, इस बात को याद रखना होगा, जिसके माना रोना और मातम करना के हैं। मरसिया से वह नज़्म मुराद ली जाती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए। इस लाइन को बिल्कुल आपको अजबर कर लेना है।
اردو میں مرثیے کا ایک خاص مفہوم متعین ہو گیا، یعنی مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ باقی تمام لوگوں کی موت پر کہی جانے والے نظم کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے، مثلا حالی کا مرثیہ غالب اور اقبال کا مرثیہ داغ۔ ابتدا میں مرثیے مختلف لکھے جاتے تھے، ان کے لیے کوئی خاص شکل مقرر نہیں تھی، چنانچہ شروع میں مرثیے غزل کی حیت میں لکھے گئے اور 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل بھی نظم کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سودا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت استعمال کی۔ یہ بہت اہم لائن ہے ایگزام کے لیے۔ میر خلق اور میر زمی کے زمانے مسدس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی اور پھر مرثیے کے لیے یہی حیت مخصوص ہو گئی۔ میر زمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کی جو حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، چہرہ۔ چہرہ مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں، اس میں شاعر اپنے مضامین نظم کرتا ہے جن کا مرثیے کے اصل موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے صبح کا منظر، رات کا سما، گرمی کی شدت، دنیا کی بے ثباتی، سفر کے مصائب، اپنی شاعری کی تعریف، حمد نعت، منقبت وغیرہ۔ نمبر 2، سراپا۔ اس میں مرثیے کے ہیرو کے قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے۔ رخصت۔ اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اگلا ہے آمد۔ اس جز میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ اسی ذیل میں گھوڑے کی مبالغہ آمیز تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اگلا ہے رجز۔ اس حصے میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کا بیان کرتا ہے۔ دشمن کی فوج کی جس پہلوان سے مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی اور اپنے اسلاف کی بہادری کا بیان کرتا ہے۔ اگلا ہے جنگ۔ ہیرو مقابل فوج کے کسی نامور پہلوان سے یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادر کے ساتھ لڑتا ہے۔ جنگ کے ضمن میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اگلا ہے شہادت۔ ہیرو میدان جنگ میں زیادہ شجاعت دیتے ہوئے بلاخر دشمنوں کے ہاتھوں سے زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ مرثیے کے اس جز میں اسی شہادت کا بیان انتہائی مؤثر انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے بین۔ یہ مرثیے کا آخری جز ہوتا ہے، کچھ لوگ اسے علیحدہ جز شمار نہیں کرتے بلکہ شہادت ہی میں شامل کرتے ہیں۔ اس حصے میں اس منظر کی تصویر کشی کی جاتی ہے جب ہیرو کی لاش پر اس کی اعزاء بالخصوص عورتیں اس کی خوبیوں کا بیان کر کر کے روتی ہیں۔ مختلف اعزاء کے ان جذبات کو انیس نہایت مؤثر انداز میں پیش کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ مرثیہ کے آخری 2 اجزاء یعنی شہادت و بین اس کا اصل موضوع ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ان کی کامیابی پر مرثیہ اور مرثیہ نگاری کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مرثیے کا بنیادی مقصد رونا، رلانا اور رونے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ وجہ کہ شہادت اور بین کی پیشکش میں شاعر اپنا سارا زور کلام صرف کر دیتا ہے اور اپنے اشعار کو پرتاثیر بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ انیس و دبیر اور ان کے پیرووں کے مرثیوں میں مرثیہ کے یہ اجزاء عام طور پر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ضرور نہیں کہ ہر مرثیے میں تمام اجزاء موجود ہوں اور اسی ترتیب کے مطابق ہوں۔ بعض مرثیے ایسے بھی ہیں جن میں شہادت کا بیان نہیں ہے بلکہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کے واقعات نظم کیے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں اجزاء مرثیہ کا التزام ممکن نہیں ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس کے بارے میں بات کی۔ غزل کسے کہتے ہیں، نظم کسے کہتے ہیں، قصیدہ کسے کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی ایگزام میں آپ کو نوٹ لکھنا ہے تو آپ بآسانی ان پر ایک بہترین نوٹ لکھ سکتے ہیں اور ایگزام میں اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔